Hi nurses. So today we are going to discuss about delegation. बहुत ही important topic है NCLEX में. अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेशेंट सिनेरियो सब कुछ समझ भी आ गया है तो भी अगर आपको नहीं पता कि कौन से कैटेगरी ऑफ नर्सेज को कौन सा टास्क आप डेलीगेट कर सकते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. तो वो तुक्के से डेलीगेशन नहीं होता है, उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा. डेलीगेशन क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नर्सेज क्या होती हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको समझना है कि डेलीगेशन क्या है. ओके, so delegation is allowing a delegatee to perform a specific nursing task or activity, skill or procedure which is, ये चीज़ याद रखनी है, which is beyond the delegatees मतलब जिसे हम assign कर रहे हैं task, it is beyond her traditional role, not routinely performed. मतलब normally maybe उनके जो टास्क ऑलरेडी डेलीगेटेड होते हैं एज अ यूएपी या एलपीएन एलवीएन जो वो कर सकते हैं, वो रूटीनली वो नहीं करते हैं. ऐसे टास्क को जब आरएन उन्हें असाइन करती है तो उसे बोलते हैं डेलीगेशन. ठीक है, फिर डेलीगेटर कौन होता है? एक रजिस्टर्ड नर्स होती है who distributes a portion of patient care to the delegatee. डेलीगेटी मतलब एलपीएन एलवीएन और यूएपी जो रजिस्टर्ड नर्स के अंडर वर्क करते हैं. सो डेलीगेटर हुआ रजिस्टर्ड नर्स और डेलीगेटी हुई a professional who receives and is allowed to perform the specific task. Who receives मतलब जिसे आरएन असाइन कर रही है वो टास्क, लेकिन उसे अलाउड भी होना चाहिए. आरएन कोई भी टास्क उसे डेलीगेट नहीं कर सकती. सो अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशंस उसे अलाउड भी होना चाहिए वो टास्क परफॉर्म करना अंडर सुपरविजन ऑफ आरएन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डेलीगेटर हमारी आरएन हुई और डेलीगेटी जो उसके अंडर वर्क करती हैं एलपीएन एलवीएन या फिर यूएपी, जो मैं अभी बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या होता है. Then the licensed nurse who delegates the responsibility maintains overall accountability. तो टास्क डेलीगेट करने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी आरएन की ही रहेगी. अगर कुछ भी उसके अंडर वर्क करने वाले नर्सिस ने गलत एक्शन परफॉर्म किया है तो आरएन ही रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए. सो वो अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें. And licensed nurse cannot delegate any activity which involves nursing judgment और clinical decision making. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी एनक्लेक्स क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में पेशेंट का सडन कुछ चेंज हुए हैं, वाइटल्स या कुछ भी, और उस समय जज करना है कि इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए, तो वो इस तरह के टास्क जहाँ पे क्रिटिकल डिसीजन लेना है वो आरएन असाइन नहीं कर सकती, डेलीगेट नहीं कर सकती है. क्योंकि जो डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इट शुड बी विद इन द डेलीगेटर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. जो वो अलाउड है करने के लिए उतना ही हम उसे दे सकते हैं. और ये आप कुछ ब्लंडर हो जाने के बाद आरएन नहीं बोल सकती कि मतलब कि उसे पता नहीं था कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के. बिकॉज आप चाहे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड कहीं भी जाते हो तो ऑब्वियसली हर स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे. बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लाइसेंस्ड नर्सेस to know what is permitted in their state rules, regulations and policies. So आप एक फॉरेन नर्स, इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्स हो, लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपको ये पता नहीं था. सो दैट इज़ वाई डेलीगेशन सिर्फ एनक्लेक्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं, बाद में भी जब आप एज एन आर एन वर्क करना स्टार्ट करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डेलीगेशन क्या है और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नर्सेस क्या हैं. सो कैटेगरी ऑफ नर्सेस की अगर हम बात करें, सो हु इज़ एलपीएन और एलवीएन, राइट? एलपीएन और एलवीएन आपने सुना होगा, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स या लाइसेंस्ड वोकेशनल नर्स. सिमिलर टर्म्स हैं, कुछ कंट्रीज़ में एलपीएन बोलते हैं, कुछ में एलवीएन बोलते हैं, बट दोनों सिमिलर ही टर्म्स हैं. मेन चीज़ आपको याद रखनी है, दे आर लाइसेंस्ड. एल स्टैंड्स फॉर लाइसेंस्ड. सो ये अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स या नर्सेस या आरएन्स परफॉर्म करती हैं. और मेजर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दे आर अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज आरएन्स, और दोनों ही लाइसेंस्ड होती हैं. मतलब उन्होंने कुछ बेसिक एजुकेशन किया होता है और उन्हें लाइसेंस ऑब्टेन किया होता है बाय एनक्लेक्स एग्जाम. ठीक है, तो एलपीएन एलवीएन क्या होते हैं? हु वर्क अंडर डॉक्टर्स और आरएन्स, और वो परफॉर्म कर सकते हैं वाइटल साइंस, सैम्पल कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, वो भी लिमिटेड है जो मैं आगे बताऊंगी आपको. देन इंश्योरिंग पेशेंट कंफर्ट, जैसे कि पर्सनल हाइजीन का काम हो गया या शिफ्टिंग हो गया पेशेंट का, या फिर कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करना.
एंड रिपोर्टिंग स्टेटस, सिर्फ रिपोर्ट करना है, क्लिनिकल जजमेंट नहीं लेनी कि ये वाइटल्स चेंज हो गए तो इसका मतलब ये हो गया है पेशेंट को, सिर्फ रिपोर्ट करना है कि ये चेंजेस हुए हैं पेशेंट के कंडीशन में। देन ये होती कौन है, एलपीएन एलवीएंस, जिन्होंने एक स्टेट अप्रूव्ड प्रोग्राम किया होता है। दिस इज़ फॉरेन सिनेरियोज में ही होता है, इंडिया की एजुकेशन के बेस्ड पे नहीं है ये। इंडिया में तो जीएनएम और बीएससीज ही हैं जो एनक्लेक्स अटेम्प्ट करती हैं, बट दिस इज़ इन फॉरेन कंट्रीज़ जहाँ पे स्टेट अप्रूव्ड प्रोग्राम 12 to 18 मंथ्स का ये करते हैं एलपीएन एंड एलवीएन। एंड उसके बाद एल मीन्स लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए इन्हें एक एनक्लेक्स एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे बोलते हैं एनक्लेक्स पीएन। जो इंडिया की जीएनएम और बीएससी नर्सेज देती हैं वो है एनक्लेक्स आरएन। और ये जो एलपीएन एलवीएन्स होते हैं ये 12 to 18 मंथ्स का प्रोग्राम करने के बाद एनक्लेक्स पीएन का एग्ज़ाम देते हैं, जिससे ये वहाँ पे वर्क करने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर एलपीएन एलवीएन क्या होता है। देन थर्ड कैटेगरी आती है यूएपी। सो यूएपी क्या होता है, अनलाइसेंस्ड, ये आपको याद रखना है, शी इज़ नॉट लाइसेंस्ड, अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल। सो इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इन्हें क्या टास्क असाइन कर सकते हैं। एक तो ये अनलाइसेंस्ड है, सो आप मेजर टास्क असाइन नहीं कर सकते। देन असिस्टिव पर्सनल हैं, दे आर अ काइंड ऑफ असिस्टिव पर्सनल, जिन्हें आप कुछ भी असिस्टेंस वाला काम दे सकते हो। पेशेंट को मोबिलिटी स्टार्ट करनी है कुछ डिवाइसेस के थ्रू, तो चलने में असिस्ट करने के लिए, पर्सनल हाइजीन में असिस्ट करने के लिए, पेशेंट की क्लोथ्स चेंज करने में, या पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, उन उन तरह के बेसिक टास्क्स में असिस्ट करने के लिए मेजर वर्क होता है यूएपीज़ का, ऑल्सो नोन एज एनएपी और नर्सिंग असिस्टिव पर्सनल। सो इन टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनक्लेक्स एग्जाम में यूएपी या एनएपी सेम है, एलपीएन एलवीएन इज सेम एंड यूएपी एनएपी दोनों ही सेम है। दे कैन फंक्शन एज सपोर्टिव मेंबर्स, क्योंकि सिर्फ असिस्टेंस का ही काम करते हैं वो, राइट। सो ये होगी हमारी कैटेगरी ऑफ नर्सेस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको मेन चीज़ें टू द पॉइंट ही टास्क्स बता रही हूँ, बिकॉज डिटेल में तो फिर आप रेगुलर क्लासेस करेंगे तो आपको पता लगेगा, बट ये आपको सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड करेगा। सो फिर आता है स्पेसिफिकली टास्क विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड, वो आपको याद रखनी है। कौन से ऐसे टास्क हैं जो एक आरएन, एलपीएन, एलवीएन या यूएपी को नहीं दे सकती। एनी टास्क विच रिक्वायर्स एज अर्लियर मैंशन, जिसमें जजमेंट चाहिए हो कि पेशेंट का ये स्टेटस है, अब हमें नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या करनी है, वो नहीं आप दे सकते। क्रिटिकल जजमेंट स्पेशली डिसीजन मेकिंग, ये आप नहीं असाइन कर सकते, डेलीगेशन नहीं कर सकते। फिर कुछ ऐसे टास्क विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एलपीएन एलवीएन्स, कुछ स्टेट्स में हो भी सकता है बट मेजरली दे आर नॉट अलाउड टू बी डेलीगेटेड टू एलपीएन एलवीएन्स। वो है आईवी मेडिकेशन, सिर्फ ओरल मेडिकेशंस कर सकते हैं एलपीएन एलवीएन। देन सर्टन पोर्शंस ऑफ चार्टिंग, यानी कि जैसे वाइटल साइंस उन्होंने रिकॉर्ड किए वो कर सकते हैं, बट मेजर पोर्शंस नहीं कर सकते, जैसे पेन असेसमेंट हो गया वो नहीं कर सकते हैं। इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स तो डेफिनेटली वो नहीं कर सकते, ट्यूब फीडिंग्स भी नहीं कर सकते। तो दीज आर द टास्क्स विच रिक्वायर क्लिनिकल जजमेंट ऑल्सो। जैसे ट्यूब फीडिंग हम करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में पहले देखना है ना कि एस्पिरेट कितना है, बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट फीडिंग करनी है या नहीं करनी, इसमें भी जजमेंट इन्वॉल्व है, तो ऐसे टास्क वो नहीं कर सकते। तो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, अगर किसी भी एनक्लेक्स क्वेश्चन में इनमें से कोई ऐसा टास्क आता है तो दे कैन नॉट बी डेलीगेटेड, सो प्लीज़ रिमेंबर। उसके बाद कुछ टास्क्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टेट्स में अलाउड हैं बट कुछ स्टेट्स में नहीं अलाउड होते हैं। तो ये कौन से टास्क्स हो सकते हैं, जैसे ओरल मेडिकेशन मेजरली अलाउड होता है, ऑक्सीजनेशन, देन रिमूविंग फॉलीज कैथेटर, ड्राइंग ब्लड सैंपल, टेकिंग ब्लड शुगर रीडिंग्स एक्सेट्रा, कुछ स्टेट्स में अलाउड हो सकते हैं। देन विच टास्क कुड आर एन डेलीगेट टू यूएपी। नाउ ये हमने एलपीएन एलवीएन का कर लिया, अब यूएपी को कौन से टास्क दिए जा सकते हैं। यूजुअली इनको पर्सनल हाइजीन और असिस्टेंस के टास्क ही दिए जाते हैं, जैसे बेड बाथ, टर्निंग पेशेंट्स, हेल्पिंग पेशेंट्स यूज द रेस्ट रूम, वाइटल साइंस भी कर सकते हैं डेलीगेट, ठीक है। मेजरली आपको ये एक निमोनिक याद रखना है, ईट, डू नॉट डेलीगेट व्हाट यू ईट। ईट मीन्स ई इज़ फॉर इवेलुएशन, ई इज़ फॉर असेसमेंट, ई इज़ फॉर टीचिंग। सो कोई भी ऐसा टास्क है जिसमें आपको असेसमेंट करनी है, इवेलुएशन करना है कि पेशेंट का स्टेटस अब क्या है, पहले से इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, जजमेंट है, इवेलुएशन है, या असेस करना है बीट पेशेंट्स पेन लेवल, या
वाइटल साइंस के बेसिस पे असेस करना है कि अब कंडीशन कैसा है। ऐसे टास्क आप कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते। जैसे कुछ एक एनक्लेक्स क्वेश्चंस में आता है ना, कुछ सडन सिनेरियो है एंड देन व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, तो उसमें असेसमेंट काफ़ी टाइम आता है, तो असेसमेंट वाले हम कभी भी नहीं दे सकते। देन टीचिंग, जैसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है या पोस्ट ऑप या प्री ऑप पेशेंट को टीचिंग देनी है, वो भी आप असाइन नहीं कर सकते हो। सो प्लीज़ रिमेंबर, डू नॉट डेलीगेट व्हाट यू ईट। इजी वे टू रिमेंबर, राइट। उसके बाद आता है आरएन की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। आरएन क्या चीज़ें करती है, शॉर्ट में बता देती हूँ। डेलीगेशन कर सकती है बट स्टिल अकाउंटेबल रहेगी उस टास्क के लिए, सो शी हैज़ टू सुपरवाइज। देन असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये सब आरएन ही करती है। वो सिर्फ एक टास्क डेलीगेट कर सकती है एलपीएन, एलबीएन या यूएपी को। उसके बाद जितना भी डिफरेंट हेल्थ केयर टीम मेंबर्स से कोलैबोरेशन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले जितने भी डिसीजंस हैं वो आरएन करेंगी। देन टीचिंग, जैसे मैंने बताया डिस्चार्ज टीचिंग है, कोई न्यू मेडिकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोसीजर से पहले हमें एजुकेशन देना है, वो सब आरएन ही करेगी। शी कैन नॉट डेलीगेट दीज टास्क। देन इन्वेजिव प्रोसीजर्स ओनली आरएन इज अलाउड टू डू, लाइक एक्सेसिंग पोर्ट्स, सेंट्रल लाइन रिमूवल भी है तो भी आरएन ही करेगी। एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, देन कीमो एडमिनिस्टर करना और असिस्टिंग विद इन्वेजिव प्रोसीजर्स ओनली आरएन कैन डू। आईवी एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन भी आरएन ही करती है। देन ड्यूटीज ऑफ एलपीएन अगर हम स्पेसिफिकली देखें, देन शी कैन गैदर डेटा विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पेशेंट असेसमेंट। एज सच असेसमेंट नहीं करेगी, पर जैसे वाइटल साइंस ले लिए, कुछ नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस करने को, रिपोर्ट करने को कहा है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर वॉमिट बताता है पेशेंट तो उसके बारे में कितनी वॉमिट्स हुई है आप रिकॉर्ड कर सकते हो। शी कैन गैदर द डेटा बट उसको असेसमेंट में नहीं लिया जाएगा, वो डेटा आरएन को दे देगी जिससे वो असेसमेंट करेगी, राइट। और आरएन ही फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव हेड टू टो असेसमेंट को कंप्लीट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एलपीएन कैन लिसन टू लंग, वॉवल एंड हार्ट साउंड्स एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स टू आरएन, बट वो सही है या नॉर्मल हैं साउंड्स, वो आरएन डिसाइड करेगी, राइट। देन LPN can perform routine procedures like ostomy care, catheter insertion, wound care, blood glucose check करना and obtaining EKG. Then she can give medications but not IV. देन एलपीएन्स भी यूएपी के सारे ड्यूटीज़ कर सकती हैं। यूएपी सिर्फ असिस्टेंस वाले काम ही कर रहे हैं जो एलपीएन नहीं करते यूजली, बट इन केस स्टाफ शॉर्टेज है तो कर सकते हैं। सो एलपीएन यूएपी के टास्क कर सकती हैं बट यूएपी एलपीएन के टास्क को टेक ओवर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट लाइसेंस्ड। देन एलपीएन्स कैन नॉट एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट्स, राइट, रिमेंबर। और इवैल्यूएशन, टीचिंग और असेसमेंट तो करना ही नहीं है एलपीएन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चंस में काफ़ी बार देखा गया है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 4 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स मिले हैं एज एन आरएन, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को अटेंड करना है, तो आप कौन से पेशेंट को हैंड ओवर कर सकते हो टू एलपीएन और एलपीएन, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये आता है। तब आपको कॉशियसली क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, ऑप्शंस को भी, बिकॉज फ्रेश पोस्ट ऑफ पेशेंट्स आप असाइन नहीं कर सकते हो टू एलपीएन। इन्वेजिव प्रोसीजर्स असाइन नहीं कर सकते एट द बेड साइड, न्यू एडमिशन भी नहीं, डिस्चार्ज टीचिंग भी नहीं, राइट। सो ये टिपिकली ये 4 कैटेगरीज बहुत बार आती हैं एनक्लेक्स क्वेश्चन में। अगर कोई आपको जैसे लगेगा ना कि आपको 4 पेशेंट्स मिले हैं, न्यू एडमिशन ही है या फिर जस्ट डिस्चार्ज टीचिंग ही तो देनी है, तो ये टास्क आप एलपीएन को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर। उसके बाद यूएपी की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, लेट्स सी। एम्बुलेशन, टर्निंग, बेदिंग, ये मैंने बता दिया था। इनटेक आउटपुट वो रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सेप्ट इंट्रावेनसली कितना फ्लूइड वगैरह गया है वो नहीं। देन माउथ केयर, टॉयलेटिंग, बेसिक ऑस्टमी केयर कर सकते हैं बट असेसमेंट उसमें शी हैज़ टू टेक हेल्प फ्रॉम द एलपीएन। देन लिनन चेंजेस, फीडिंग, नॉर्मल फीडिंग नॉट ट्यूब फीडिंग, वाइटल साइंस, स्टेबल पेशेंट का, एमरजेंसी में हम नहीं बोल सकते यूएपीज़ को वाइटल साइंस लेने के लिए, वेट मेजरमेंट, एंड शी कैन नॉट गिव मेडिकेशंस, ये प्लीज़ याद रखना है आपको। और परफॉर्म, जैसे हो सकता है आपको ऑप्शन में आए कि सिर्फ ओरल मेडिकेशन ही देना है, वो भी यूएपीज़ नहीं कर सकती, सो प्लीज़ रिमेंबर। एंड परफॉर्म इन्वेजिव प्रोसीजर्स लाइक एनीमा, फॉली कैथेटर, ये भी यूएपीज़ नहीं कर सकती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे,
आपको याद रखने हैं. इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? अब इसके बाद आता है कि हम बार बार डिफरेंट पेशेंट्स को कैटेगराइज कैसे करें, कि कैसे पता लगेगा कि कौन से पेशेंट्स को इन यूएपी, जैसे हमने किसी ऑप्शंस में बोला कि यूएपी वाइटल्स ले सकती हैं बट स्टेबल पेशेंट्स की, राइट? तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेबल पेशेंट क्या है और अनस्टेबल पेशेंट क्या है, राइट? सो पहले मैं स्टेबल पेशेंट्स बता देती हूँ जिनकी वाइटल साइंस आप यूएपी को दे सकते हो या उनकी और छोटे छोटे टास्क आप असाइन कर सकते हो. पोस्ट ऑप क्लाइंट जैसे है डिस्चार्ज विद नो फैमिली, राइट? तो स्टेबल है अगर कब कहेंगे हम? पोस्ट ऑप है डिस्चार्ज विद नो फैमिली. यूजुअली विदाउट फैमिली डिस्चार्ज नहीं किया जाता है पेशेंट को, तो अगर हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं दैट मीन्स इज इन स्टेबल कंडीशन, राइट? बट स्टिल टीचिंग का पार्ट नहीं करेंगे एलपीएन और यूएपी. देन और कौन से पेशेंट्स हैं जो स्टेबल पेशेंट्स कह सकते हैं? क्लाइंट विद सीओपीडी बट हैविंग स्टेबल वाइटल साइंस एंड यूजिंग O2, राइट? तो सीओपीडी है लेकिन स्टेबल वाइटल्स हैं, तो हम एंड यूजिंग O2, तो उसे स्टेबल पेशेंट कहेंगे. देन डायबिटिक पेशेंट विद अ वूंड बट हैविंग स्टेबल ब्लड शुगर, राइट? एंड टेकिंग मेडिकेशन एज ऑर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. अगर आपको कुछ भी ऐसा पेशेंट आता है, आपको एक एक पॉइंट रीड करके देखना है. जैसे डायबिटिक विद वूंड आपको लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डायबिटिक में तो वूंड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बट स्टिल यू कैन सी स्टेबल ब्लड शुगर है और मेडिकेशन भी नॉर्मली ले रहा है पेशेंट, तो फिर आप उसको स्टेबल की कैटेगरी में रख सकते हो. देन client with neurological problems but stable vital signs and no change in LOC level of consciousness, न्यूरो चेक्स भी हो रखे हैं उसके. या फिर क्लाइंट विद डिहाइड्रेशन है बट स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? जो भी कंडीशन है, जैसे कि डायबिटिक है बट स्टेबल ब्लड शुगर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बट नो चेंज इन एलओसी एंड स्टेबल वाइटल्स, डिहाइड्रेटेड है बट स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट? और यूरिन आउटपुट भी ठीक है, हाइड्रेशन स्टेटस अब इम्प्रूव हो रहा है, तो उसको भी आप स्टेबल कैटेगरी में रख सकते हो. देन क्लाइंट विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन है बट एंड हिस्ट्री ऑफ एंजाइना बट कंट्रोल्ड विद मेडिसिन एंड लिव्स अलोन ऑल्सो, सो ही इज स्टेबल. क्लाइंट विद HIV पॉजिटिव बट मेडिकेशन कंप्लायंस है, रेगुलरली मेडिकेशन ले रहा है पेशेंट, उसकी हिस्ट्री में पता लगा है आपको, एंड इज ऑल्सो वर्किंग फुल टाइम, तो वो स्टेबल ही हुआ. देन क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ कैंसर है बट ही इज इन रेमिशन स्टेज एंड यंग चिल्ड्रन एट होम भी हैं, यानी कि यंग चिल्ड्रन को भी रखा गया है, तो मीन्स रेमिशन स्टेज है, बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं उसको इन्फेक्शंस कैच करने के, दैट मीन्स ही स्टेबल. क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, पैरेस्थीजियाज एंड रिहैब इक्विपमेंट. तो स्ट्रोक हुआ है उसे, पैरेस्थीजियाज है बट रिहैब इक्विपमेंट ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो वो स्टेबल पेशेंट है, राइट? करंट स्ट्रोक नहीं हुआ है उसे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस में आता है कि स्ट्रोक कब हुआ है, वो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना है. देन अनस्टेबल पेशेंट्स, जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी आप यूएपी, एलपीएन, एलवीएन के को असाइन नहीं करोगे, वो क्या है? न्यू एडमिशंस, पेशेंट विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट ऑप. ये बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है, प्लीज़ इसको नोट कर लें, बहुत ही कॉमन सिनेरियो है ये. सडन चेंजेस अगर कुछ भी आते हैं, वाइटल्स में सडन चेंजेस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में, ब्लड शुगर में, किसी में भी सडन कुछ चेंज हुआ है ना, तो वो आप अनस्टेबल में रखोगे, उसे डेलीगेट नहीं करोगे. डायबिटिक विद लो ब्लड शुगर है, इन्वेजिव प्रोसीजर से कोई पेशेंट वापस आया है, कोई भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, अनस्टेबल वाइटल साइंस हैं, एसिड बेस इम्बैलेंस यानी कि एसिडोसिस, एल्कलोसिस कुछ हो गया है वो. देन चेस्ट पेन हो रहा है, सिंकोप हो रहा है, उनको नहीं आप असाइन करोगे, दे आर अनस्टेबल पेशेंट्स. देन सेकेंड या थर्ड डिग्री बर्न्स वाले को भी नहीं करोगे, अनस्टेबल कैटेगरी में आते हैं. देन एनी न्यू ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, पुराना कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नाउ स्टेबल वाइटल साइंस हैं, तो आप कर स्टेबल मानोगे, बट न्यू ऑनसेट इन्फेक्शियस डिजीज़ आप अनस्टेबल कैटेगरी में रखोगे एंड उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते. देन क्लाइंट विद मल्टीपल IV फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस, मल्टीपल हैं, सिर्फ एक आधा IV फ्लूइड नहीं चल रहा, मल्टीपल IV फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस हैं, और उसके साथ साथ उसके लैब एंड वाइटल साइंस भी चेंज हो रहे हैं, लाइक देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द लैब वैल्यूज़ एंड वाइटल साइंस ऑल्सो. सो ये सारे आते हैं आपके अनस्टेबल पेशेंट्स. तो इससे आपको इस पेज को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या याद कर लो अच्छे से. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने में कि आप कौन से पेशेंट को असाइन कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, राइट? सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी.
इसके अलावा आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी रेगुलर एंटलेक्स कोचिंग क्लासेस चलती हैं, IQ एंड CBT की क्लासेस भी चलती हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कीप स्टडिंग, बाय बाय।